जब हम जन्म कुंडली की बात करते हैं तो अशुभ प्रभाव देने में भावों की जो बारी होती है वो 6 8 12 की होती है। 6 8 12 इस संसार की माया है। 6 8 12 ना रहे ना तो जीवन में सिर्फ सुख ही सुख रहेगा और बिना दुख के सुख का महत्व नहीं है। भूख लगी हो तभी जो है भोजन की मिठास पता चलती है, और नींद लगी हो तभी सोने का भी आनंद है। नहीं तो गद्दे पर सो जाए मोटे तो भी नींद नहीं आ रही है तो उसमें सुख नहीं है। नींद अच्छी आई है तो व्यक्ति खाट पर भी निश्चिंत होकर के सोएगा। तो जो ये 6 8 12 है ना, जीवन में दुख डालता रहता है ताकि उसके बाद सुख का आनंद मिल सके। हमारे जीवन में स्ट्रगल डालता रहेगा। छठा भाव बेसिकली हमारा, इसे हम रिपु स्थान बोलते हैं। इसके द्वारा हम शत्रु देखते हैं, अपने विरोधियों के द्वारा दी गई क्षति को देखते हैं। कलेश का विचार इसी से होगा। कलेश मतलब लड़ाई झगड़ा, विघ्न हो गया। रोग ऋण शत्रु मुख्य रूप से इसका नाम है, लेकिन ये हमारे मामा का भी भाव होता है। छठा भाव मामा का भी घर होता है, और इसी से जो है मौसा और मौसी आदि का भी विचार होगा। व्यक्ति के भोजन में कितनी रुचि रहेगी इसका भी विचार इसी से होगा। व्यक्ति के नाभि का, आंतों का विचार इसी भाव से होता है। छठे भाव में जो ग्रह बैठता है, दो चीजें हैं। एक तो छठे भाव में जो ग्रह बैठेगा उस ग्रह के कारकत्व में, और वह ग्रह जिन भावों का स्वामी होगा उसमें, इन दो चीजों में समस्या आएगी। दूसरा है छठे भाव का स्वामी जहां जा करके बैठेगा, दो चीजें परेशानी डालती हैं। स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है, ये है हमारा छठा घर। ये 8वां है और ये 12वां भाव है। इन सब में भी सबसे ज्यादा क्रूर माना जाता है अष्टम को। ये है रोग ऋण शत्रु का, कलेश का, विघ्न का। लेकिन ये 8वां जो होता है ये आयु के अंत का होता है, क्योंकि जब ये अंत हो जाएगा तो रोग ऋण शत्रु आदि सबसे मुक्ति भी मिल जाती है। अंत कैसे होता है ध्यान से समझिएगा। अंत का कारण कोई ना कोई बीमारी, चोट या दुर्घटना बन सकती है। तो चोट, बीमारी और दुर्घटना हम कहाँ से देखेंगे? छठे भाव से। और जब यह चोट, रोग, बीमारी, दुर्घटना बड़ी होती है तो 8वां भाव पूरा फल दे के व्यक्ति को मार देता है। यानी पहले ये क्रियाशील होगा, मृत्यु के पहले छठा क्रियाशील होगा, फिर उसके बाद कितना मारना है, अपंग करके छोड़ना है, कुछ समय के लिए व्यक्ति को पीड़ित करना है, 2 4 साल के लिए, कि पूरा जीवन ले लेना है, ये कौन डिसाइड करेगा? छठा भाव। कारण कौन बनाएगा? छठा देगा 8वां। और मृत्यु अगर होती है तो मृत्यु के बाद क्या होगा उस आत्मा का, ये कौन बताएगा? 12वां। तो जो हमारी पुनर्जन्म वाली क्रियाएं हैं, ध्यान से समझिए इस तथ्य को। पुनर्जन्म वाली क्रियाएं छठे, 8वें और 12वें से जुड़ी हुई। कहते हैं ना कि जब मृत्यु आएगी तो कुछ ना कुछ कारण बनेगा, प्रकृति स्वयं के ऊपर कभी नहीं लेती है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति रॉन्ग डायरेक्शन से गाड़ी चलाते हुए जा रहा, दुर्घटना हुई, मृत्यु हुई, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि काल ने या प्रकृति ने मार दिया, कहेंगे गलत दिशा से जा रहे थे, मृत्यु हुई, इसलिए लड़ गए। कैसे मर गए? हार्ट अटैक से मर गए। ये नहीं कहेगा कोई व्यक्ति कि काल खा लिया, हार्ट अटैक से हुई, लीवर खराब हो गया था, कैंसर से मर गए, टीबी से। मृत्यु स्वयं के ऊपर कभी कुछ नहीं लेती। लेता कौन है अपने ऊपर? छठा भाव अपने ऊपर सारा अपयश ले लेता है, और ये कारण पैदा करेगा, ये अंत कर देगा, और अंत के बाद ये 12वां फिर से
नई प्रक्रिया शुरू करेगा। ये व्यक्ति कितने दिन स्वर्ग में रहे, नर्क में रहे, मोक्ष पाए या फिर से आए, ये 12वां भाव। तो इन तीनों भावों का एक छोटा कनेक्शन मैंने आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। छठे भाव पे आ जाते हैं। कोई भी ग्रह अगर छठे भाव में आएगा, जो भी ग्रह आएगा, किसी भी ग्रह से दो चीजों का विचार होता है। ग्रह किसी ना किसी चीज का क्या होगा, कारक होगा। जैसे सूर्य है, तो सूर्य कारक है हमारे आत्मविश्वास का, मान सम्मान का, इन सारी चीजों का कारक होता है। पिता का कारक है, पद प्रतिष्ठा का कारक है। और एक चीज का और होगा, सूर्य कुंडली में जिस भाव का स्वामी होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे बृहस्पति ज्ञान का, संतान का, धन का होगा, साथ ही साथ कुंडली में जिन दो भावों का स्वामी होगा उनको रिप्रेजेंट करेगा। तो जो ग्रह छठे भाव में आएगा उसका जो कारकत्व है उसमें, और जिस भाव का स्वामी होकर के आएगा उस भाव के फल में कमी आएगी। ठीक है। लेकिन अगर वही ग्रह यहाँ में पीड़ित होकर के है, ध्यान से समझिएगा, अगर ग्रह यहाँ पर पीड़ित होकर के आएगा तब उसके कारकत्व में और जिस भाव का स्वामी होगा उसका फल ज्यादा बिगड़ जाएगा, उस फल में ज्यादा परेशानी आएगी। ठीक है। अगर बलवान होगा तब उतनी परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पर कुंभ लगन की कुंडली ले लेते हैं, ये किसके माध्यम से समझाते हैं। 12, 1, 2, 3 और 4, छठे भाव में कौन सी गिनती है, 4 नंबर। और यहीं पर गुरु बैठा हुआ है, तो अब गुरु क्या हो गया है, उच्च का हुआ है। ध्यान से समझिए, गुरु उच्च का हुआ है। गुरु किस भाव का स्वामी है, लाभ भाव और धन भाव दोनों भावों का स्वामी है। पीड़ा कहाँ कहाँ होगी, एक तो गुरु यहाँ पर आया, गुरु जो कारकत्व है उसमें समस्या। ठीक। दूसरा, गुरु जिन भावों का स्वामी है, द्वितीय भाव और लाभ भाव का स्वामी है, लेकिन क्या गुरु यहाँ पर पीड़ित है, नहीं है। छठा भाव कर्ज का है, धन भाव का स्वामी द्वितीय छठे में आया तो कर्ज का योग बना। लेकिन चूंकि गुरु बलवान है तो इस व्यक्ति का जो कर्जा होगा, कर्जा रहेगा। और गुरु उच्च का है, उच्च मतलब उच्च स्तर का कर्जा रहेगा। लेकिन चूंकि गुरु पीड़ित नहीं होगा तो वह कर्जे चुकाएगा भी, और बड़े बड़े कर्जे लेगा, बिजनेस करेगा, फिर चुकाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पर धन भाव का स्वामी आया, मंगल को मान लीजिए कि गुरु नहीं मंगल है। ठीक है। कोई भी लग्न ले लीजिए, तो मंगल मान लीजिए अगर छठे भाव में आ गया, अब अगर वह भी उच्च का है, स्वराशि का है, तो जिन भावों का स्वामी होके आया है उस भाव से संबंधित कर्ज वगैरह तो देगा, लेकिन उसके कारण से व्यक्ति डूब जाए ऐसा नहीं हो। जो वही ग्रह पीड़ित रहेगा तब वह डुबा भी देगा। एक तो ये चीज हो गया। ठीक। अगर छठे भाव में कोई ग्रह जा रहा है तो वो बलवान रहना भी अच्छा है, छठे, 8वें, 12वें में भी बलवान ग्रह रहे वही ठीक है। यहाँ पे एक तुलना भी करनी चाहिए। छठे भाव में जो ग्रह है या छठे भाव का जो स्वामी है वह लगन से बलवान ना होने पाए। अगर लग्न से बलवान या लग्नेश से बलवान छठा, 8वां और 12वां हो जाएगा तो स्ट्रगल की का जो लेवल है वो ज्यादा हो जाएगा। जब लगन बलवान रहेगा, लग्न सूर्य और चंद्र तीन को देखा जाता है। लग्न को देखिए, सूर्य को, क्योंकि तीन तत्व वहां भी है, तीन यहाँ भी है। लग्न सूर्य चंद्र, अगर आप ओवरऑल प्रिडिक्शन करना चाहते हैं कि व्यक्ति की लाइफ, कहते हैं ना बहुत से लोग मिलेंगे जीवन में हमको गुरुजी सुख आज तक नसीब नहीं हुआ, तो लग्न सूर्य और चंद्र इन तीनों का बल, छठे, 8वें और 12वें का बल देख लीजिए। बल देखना मैंने बताया है, देखिए किस भाव में है, राशि में है, प्लस माइनस करके मैंने बताया है, उसी प्रकार से कर लीजिए। जो ग्रह अच्छा बन रहा प्लस कर लीजिए, पहले राशि में फिर भाव में। इसका वीडियो भी आपको मिला है, पहले भी बताया हूं। अब यहाँ पे छठे भाव में जो भी ग्रह जाएगा
उस ग्रह से संबंधित अंग में पीड़ा होगी। पीड़ा मतलब रोग होगा। ऐसा भी नहीं है कि रोग या पीड़ा आजीवन रहेगी ही रहेगी, ऐसा नहीं है। पीड़ा और रोग है तो वह किसी समय विशेष पे आएगा, फिर चला जाएगा या कम ज्यादा होगा। छठे भाव में जो भी आएगा ग्रह, उस ग्रह से संबंधित अंग में पीड़ा होगी। वह ग्रह जिन भावों का स्वामी है, उस भाव से संबंधित रिश्ते में कड़वाहट रहेगी। उस भाव से संबंधित रिश्तेदार को या तो रोग रहेगा या तो कर्ज रहेगा। अब बात कर लेते हैं आठवें भाव को, छठे भाव का स्वामी अगर अन्य भाव में जाए तब क्या होगा। ये तो मैंने आठवें भाव में ग्रहों का फल बताया, सॉरी छठे भाव में सभी ग्रह आएंगे तो क्या होगा आप बताते हैं। छठे भाव का स्वामी अन्य भाव में जाएगा तो भी यही फल होगा, और इसका विस्तार से मैंने विवेचन किया था, और बेसिक क्लास है तो फिर से बता रहे हैं, इसका जूम पर भी उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज का मटेरियल उपलब्ध नहीं है, बस देखना चाहिए आपको। एक विशेष चीज इसी में जोड़ेंगे, छठे भाव का स्वामी। मान लीजिए यहाँ पर 9 नंबर की गिनती लिखी हुई है, गुरु छठे भाव का स्वामी हुआ। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। एक विशेष सूत्र मैं दे रहा हूँ छठे भाव से रोग विचार में। छठे भाव का स्वामी गुरु हुआ, मान लीजिए वह चतुर्थ भाव में आकर के बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव में कौन सी राशि पड़ेगी, तुला। किसी भी कुंडली में रोग जानने के लिए यह देखिए छठे भाव का स्वामी किस भाव और राशि में है। अगर वह भाव और उस राशि का स्वामी पीड़ित होगा तो ये छठे भाव का स्वामी ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, तब वो संघ में विशेष पीड़ा देगा। पीड़ा तो रहती है, सबको निकल जाएगा किसी ना किसी अंग में। किसी को बहुत नॉर्मल रहेगा, किसी की पीड़ा बीमारी का रोग का स्वरूप ले लेगी कि व्यक्ति ट्रीटमेंट कराए और परेशान रहे। खस्टेश जिस भाव में बैठा है उस भाव से संबंधित अंग, जिस राशि में बैठा है उस राशि से संबंधित अंग में तकलीफ देगा। अगर उस राशि या भाव का स्वामी मजबूत होगा तब उतनी तकलीफ नहीं बोल रहा है, लेकिन राशि और भाव भी अगर पीड़ित हो गया है तो विशेष रोग आप बोल सकते हैं उस राशि से विचारणीय अंग और भाव से विचारणीय अंग में। ठीक है। इस कुंडली में गुरु छठे भाव का स्वामी होकर के चतुर्थ में गया है, इस पे एक प्रेडिक्शन देना है। सविता अग्रवाल जी अपने आप को अनम्यूट करिए। एक सिर्फ एक प्रेडिक्शन देना है, खस्टेश चतुर्थ भाव में है। गुरुजी क्या जवाब देना है, मतलब सवाल क्या है? यही जो कुंडली सामने दिख रही है जी इसमें बृहस्पति चौथे भाव में है छठे भाव का स्वामी होकर के। मान लीजिए किसी की कुंडली है, जी मेरी भी मान लीजिए, चलिए और आप हमको बता रहे हैं, एक प्रेडिक्शन इस पे दीजिए। मतलब कैसा रहेगा ये पूछ रहे हैं कि मतलब क्या बीमारी होगी, आप ये पूछ रहे हैं? तो आप मतलब कुछ भी बताइए, गुरु मतलब खष्टेश पूर्व होकर भाव के में गुरु है चतुर्थ में जाए तो म- इस पे क्या बोलेंगी। तो मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा क्योंकि माँ का घर है ये। मतलब अगर हम्म उस तरह से बीमारी को अगर देखना है तो खस्टेश गया है चतुर्थ भाव में, खस्टेश रोग पैदा करता है। ठीक। अब आपने बोला कि माँ को बीमारी होगी, उस स्तर की बीमारी को देखने के लिए हम इस चतुर्थ भाव के स्वामी को भी देख लेंगे। अगर वह अच्छा है, स्वस्थ है, अच्छा है। तो हमें कोई बहुत सीरियसनेस नहीं बताना है कि माता ज्यादा दिक्कत में आएंगी। ओके चतुर्थ भाव का स्वामी भी पीड़ित होगा और माता का कारक चंद्रमा, तब बोलेंगे कि भैया माता का स्वास्थ्य कुछ ज्यादा ही खराब रहेगा। एक ये प्रेडिक्शन हो गई। दूसरी प्रेडिक्शन क्या कर सकते हैं, कर्ज भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव में गया है। घर ये जब लेंगे, जमीन लेंगे, तो ये किस पे लेंगे, कर्ज पर लेंगे, कार्टून के क्योंकि सबका प्रभाव रहेगा ना। कर्ज का भी तो यही है ना, ऋण जी का भाव। तो चतुर्थ भाव से संबंधित ऋण भी दिखेगा, तो इनको भूमि भवन वाहन पे ऋण रहेगा, ऐसा भी बोला जा सकता है। तीसरा प्रेडिक्शन क्या कर सकते हैं
कि छठे भाव का स्वामी चतुर्थ में गया है। चतुर्थ भाव से क्या विचार होता है? परिवार का। फैमिली, जो यस। हमारा परिवार मतलब क्यों, कौन सा परिवार? वह परिवार जो अभी करेंटली आपके साथ रह रहा है एक होम में। ठीक है, अभी मैं हूँ, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, पत्नी है, पिताजी हैं, तो ये मेरी फैमिली है जो मेरे साथ रह रहे हैं। तो छठा रोग का भी होता है। ऐसे में परिवार में कुछ ना कुछ, किसी न किसी को रोग चलता रहे, इस बात की भी संभावना रहेगी। संभावना क्या रहेगी? ज्यादा रहेगा। अब मैं इसी चीज को थोड़ा बदल रहा हूं, फिर एक कंक्लूजन आपको दूंगा, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर 9 नंबर की गिनती नहीं है, यहाँ 9 नंबर नहीं है, यहाँ 12 नंबर की गिनती है। अभी 9 नंबर था गुरु का, वो भी था, 12 नंबर भी गुरु का ही है। अब गुरु खष्टेश होकर के चतुर्थ में बैठा है। दोनों परिस्थितियों में अंतर है। जब गुरु धनु राशि का स्वामी होकर के बैठेगा तब ज्यादा इफेक्टिव है, और मीन राशि का स्वामी होकर के बैठेगा तब उतना ज्यादा, मतलब बुरे प्रभाव के लिए उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। एक क्योंकि वो और मैं उदाहरण देता हूं, फिर आप लोगों से मैं कारण किसी एक से पूछूंगा। यहीं पर मैं ले लेता हूं दूसरे ग्रह को, शुक्र को। यहाँ पर 2 नंबर की राशि है, यानी वृषभ राशि है, शुक्र है, और वह आकर के दसम भाव में बैठा है। एक परिस्थिति ये, दूसरी परिस्थिति कि यहाँ पर तुला राशि हो, 7 नंबर की गिनती हो, और तब शुक्र आकर के यहाँ पर बैठा है। क्योंकि जब हम खष्टेश, अष्टमेश और द्वादशेश भी देखेंगे तो ग्रह एक ही राशि से नहीं, अलग अलग कुंडलियों में, जैसे एक कुंडली में खष्टेश शुक्र है, दूसरी कुंडली में खष्टेश शुक्र है, लेकिन अपनी अलग अलग राशि से है, तो फल में भी अंतर आएगा। अब यहाँ पे शुक्र बैठा है, तो देखिए क्या होगा। ये दसम भाव है, दसम भाव से संबंधित अंग क्या है? घुटना है, पैर का घुटना, उसमें ये तकलीफ देगा। अब ये पैदा होते ही नहीं देगा, देश काल और उम्र समय का प्रभाव पड़ता है। 40-45 होगा तो पैर के घुटने में तकलीफ दे सकता है। साथ ही साथ दसम भाव के स्वामी को भी देखना जरूरी रहेगा। छठा भाव किसका होता है? कलेश का, मैंने बोला क्लेश, ठीक है, मतलब थोड़ा लड़ाई झगड़ा बवाल विवाद का। तो ऐसे में जीवन में कई बार व्यक्ति को अपने कार्य स्थल पे विवाद का सामना करना पड़ेगा, मारपीट जैसी हालत हो जाएगी। मनोरंजन जी लड़ जाएंगे किसी से और 4 लोगों से कहेंगे कि मुझे पकड़ लो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। मतलब ऐसी स्थितियां क्रिएट होंगी। दूसरा दसम भाव क्या है? कार्य क्षेत्र है, और ये रोग का है, यानी व्यक्ति अपना कैरियर रोग के क्षेत्र में बना सकता है, डॉक्टर बन सकता है। छठे का स्वामी दसम में गया है तो व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, क्योंकि डॉक्टरी लाइन वही रोग से ही तो जुड़ा हुआ है। ये चीज हो गई। अब मैं थोड़ा सा अंतर बताता हूँ। जब वृषभ राशि का स्वामी होकर के जाएगा तब जो जो फल बताया जा रहा है उसमें हल्कापन रहेगा। जब तुला राशि का स्वामी होकर के बैठेगा तो फल में तीक्ष्णता रहेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं किसी से सवाल कर लेता हूँ। चलिए पार्वती जी बताएंगे। हाय बता। हेलो। हाँ जी, आपने अभी पूछा कि सेवंथ ये तुला राशि अगर 10th हाउस में जाएगा तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि तुला राशि उसकी फेवरेट है, सेकंड और मू, 7 में से। या मूल त्रिकोण राशि है। हाँ, मूल त्रिकोण राशि है। जब भी छठे, 8वें और 12वें भाव में ग्रह की मूल त्रिकोण राशि रहेगी
तो हाँ ग्रह जी, छठे, 8वें और 12वें भाव का फल देने में ज्यादा विवश होगा। हाँ जी। ठीक है, क्योंकि तब हम्म, छठा, 8वां, 12वां उसका प्रिय घर बन जाता है। या प्रियगर। मूल त्रिकोण मतलब प्रिय घर होता है। ओके। और जब दूसरी राशि रहती है तो मूल हम्म, त्रिकोण राशि कहीं दूसरी जगह पड़ेगी, छठे, 8वें और 12वें में नहीं पड़ेगी। तब हाँ यानी जी, दूसरी राशि जहाँ है वह उसका प्रिय घर है। हाँ अब जी। यह इसका कभी कभी लाभ भी मिलता है। देखिए, अगर हम्म, वृषभ राशि है छठे में और उसका स्वामी 10वें में गया है एक कुंडली में, हम्म, दूसरी हम्म, में तुला का होकर के गया है, तो हाँ तुला जी। राशि जिसका खस्तेज शुक्र है वो थोड़ा ज्यादा तगड़ा डॉक्टर बनेगा, हम्म, हाँ क्योंकि जी। इसमें इसकी ये मूल त्रिकोण राशि है। तो ऐसे शुक्र में और रोग के लिए ज्यादा पोटेंशियल आ गया, शुक्र स्वयं इंटरेस्ट ज्यादा ले रहा है, तो हाँ ये जी। थोड़ा ज्यादा अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, बीमारियों को पकड़ पाने में ज्यादा निपुण रहेगा। हम्म, ठीक है। थैंक मैं यू। ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये समझ में आ रहा होगा सबको। वहीं जब वृषभ राशि का होके जा रहा है तो उतना तगड़ा नहीं है। इसी भाव से वकालत के भी पेशे का ज्ञान होता है। अगर खस्टेश जा रहा हो 10वीं में तो व्यक्ति लॉ के फील्ड में भी जा सकता है। अगर लॉ डॉक्टरी में नहीं गया है, अन्य योगों से अन्य प्रोफेशन में है, तो भी उसके प्रोफेशन में हो जाएगी कहा सुनी कभी कभी। इस चीज का ख्याल उसको रखना चाहिए। तो ये छठे भाव का हो गया। छठे भाव में देखिए, अब एक और विशेषता मैं बता देता हूँ। छठा भाव जो है ये क्रूर भाव है। याद रखिएगा, छठा भाव कौन सा भाव है? क्रूर है। छठा, 8वां, 12वां क्रूर है। जैसे मांगलिक का विवाह हम रिकमेंड करते हैं किसी मांगलिक से हो, क्योंकि जो मांगलिक है उसके अंदर तेज ज्यादा है। तो जब तेज का सामना करना है तो दूसरा व्यक्ति भी तेजवान रहे, तो वो दोनों एक दूसरे की ऊर्जा को सहन कर पाएंगे। तो ये जो छठा भाव क्रूर है, तो इसमें क्रूर ग्रह का होना फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे हम रोग, ऋण देखते ही हैं, और सबसे बड़ी चीज क्या है? शत्रु को देखते हैं। जिनके जीवन में शत्रु पीछे पड़े हों उनसे पूछिए क्या हालत है। अगर आपके शत्रु नहीं है, पीड़ित नहीं है आप शत्रु से, तो आप जो है ईश्वर का धन्यवाद करिए। शत्रु से पीड़ित धन से थोड़ा दुखी है, चलिए नमक रोटी खा लेंगे, कुछ करेंगे। शत्रु बाधा अगर तगड़ी है तो उससे भी बड़ी बाधा होती है। तो अगर क्रूर ग्रह होता है तो ये शत्रुओं को दबा ले जाता है। शुभ ग्रह होता है तो वो शत्रुओं को नहीं दबा पाता है। ऐसा व्यक्ति, जैसे सामने वाला अगर पूरे अपने ताकत से आपको प्रहार कर रहा है, केस लगवा रहा है, झूठे सच्चे चाहे जो, पूरी ताकत लगा दिया है, तो अगर शुभ ग्रह बैठा रहेगा तो अगला व्यक्ति सिर्फ डरा डरा भगेगा। वो सिर्फ मुकदमे के नाम से डर के भगेगा। अरे पंडित जी, हमारे ऊपर 4 केस लगवा दिए, हम 2 महीने से घर नहीं गए हैं डर के कारण। डर रहे हो, भग रहे हो, उसीलिए तो वो और मुकदमे लाद रहा, और कुंडली में वही शुभ ग्रह है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। वहीं जब क्रूर ग्रह होता है ना, तो व्यक्ति एक सीमा तक बर्दाश्त करने के बाद वो भी खुले आ जाता है मैदान में। तो क्रूर ग्रह के मामले में शत्रु बाधा कम होती है। सबसे ज्यादा बाधा कब होती है? जब इसमें सबसे कोमल ग्रह बैठे, चंद्रमा और बुध। शुभ ग्रह में आते हैं चंद्रमा बुध। चंद्रमा सबसे ज्यादा पीड़ित करता है। जिसका चंद्रमा छठे में हो वह बहुत ज्यादा उलझे नहीं किसी से। दूसरे नंबर पे बुध, फिर उसके बाद शुक्र। शुक्र हालांकि सिर्फ स्त्रियों के मामले में थोड़ा शत्रुता पैदा करवाता है, लेडीज वर्ग से।
और अगर गुरु बैठा हुआ है तो वह कंप्रोमाइज करवाता है। अगर गुरु बैठा होगा तो शत्रु न बनेंगे न बिगड़ेंगे। ऐसा व्यक्ति शत्रु बनाना ही नहीं पसंद करेगा। अगर अच्छा एक चीज और जान लीजिए, किसी भी भाव की जब भी मैं व्याख्या करूंगा, अगर उस भाव में कोई नीच का ग्रह है, भले ही वो क्रूर ग्रह ही क्यों ना हो, मंगल क्रूर है, शनि है, नीच का ग्रह होगा और पूर्ण रूप से अस्त ग्रह होगा, तो चाहे क्रूर हो चाहे शुभ हो, वो पीड़ा देगा ही देगा। इसी भाव में मंगल बैठेगा, शत्रुहंता योग बनाएगा, लेकिन मंगल नीच का हो गया, अब उल्टा हो जाएगा। ये नीच प्रवृत्ति के शत्रु ढूंढ ढूंढ के लेके आएगा। बहुत उच्च स्तर के शत्रु भी नहीं रहेंगे, नीच प्रवृत्ति वाले ही रहेंगे। तुमने मेरी बाल्टी चुरा ली थी इसलिए मैंने केस कर दिया, ऐसे वाले शत्रु आएंगे बाल्टी चुराने। तो गुरु बैठा होता है तो कंप्रोमाइज करवा देता है, शत्रु नहीं बनने देता। शनि रहेगा शत्रुहंता योग, राहु रहेगा केतु रहेगा तो शत्रुओं का हनन करवाएगा। नीच का ग्रह किसी भी भाव में खराब ही फल देता है। अच्छा, अगर कोई ग्रह नीच का है तो उसे आप नवमांश में भी देख लीजिए, उच्च का हो गया हो, ठीक है, और शुभ ग्रह की दृष्टि में आ गया हो, शुभ ग्रह के नवमांश में हो। आज एक पुष्कर नवमांश का वीडियो भेजा था लिंक, उसमें आ गया हो, तो चंद्रमा ही यहाँ पर छठे भाव में सबसे ज्यादा खराब चंद्रमा, चंद्रमा ही यहाँ पर बहुत खराब है, लेकिन वह भी पुष्कर नवमांश में आ गया ना, तो उसमें की भी कमी दूर होगी। ऐसा नहीं है कि वह शुभ हो जाएगा, लेकिन उसके अशुभ प्रभाव में बहुत हद तक कमी आ जाएगी। तो ये छठे भाव की व्याख्या हो गई। आठवें को देख लीजिए। छठा भाव हमारे जीवन में विरोधी पैदा करता है, कंपटीटर्स लाता है। जिसका छठा भाव ठीक नहीं रहेगा, ऐसा व्यक्ति कंपटीशन से ही दूर भागेगा। अगर आप किसी से कंपटीट ही नहीं करेंगे तो जीवन में तरक्की क्या करेंगे? तरक्की के लिए भी कंपटीशन जरूरी है। तो छठा भाव एकदम ऐसे निस्तेज पड़ा रहे ठीक भी नहीं है। अगर क्रूर और शुभ ग्रह दोनों का प्रभाव हो तो अच्छा है। सिर्फ शुभ ग्रह का प्रभाव होना कभी अच्छा नहीं होता। शुभ ग्रह का प्रभाव मतलब शुभ ग्रह इसमें बैठा हो या शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो तो अच्छा नहीं है। अष्टम भाव पर चलते हैं। अष्टम भाव से क्या क्या विचार होगा? इसको निधन भाव भी बोलते हैं, एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ आयु, आयु का अंत। इससे आयु का अंत देखा जाता है, मृत्यु देखा जाता है, किसी चीज का अंत देखा जाएगा इसी भाव से। मृत्यु भी कई प्रकार का होता है, एक शारीरिक मृत्यु हो गई, एक सामाजिक मृत्यु हो गई। सामाजिक मृत्यु को हम क्या बोलते हैं? पतन। अष्टम भाव में बुरा ग्रह बैठा होगा तो व्यक्ति को जीवन में कई बार बहुत तगड़े से अपमान झेलना पड़ेगा। कोई भी यहाँ पर पीड़ित ग्रह हो गया तो पतन उसी को बोलेंगे। या तो जैसे मान लीजिए कोई बड़ा अधिकारी बन गया, बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा, सेना उना में तो कोर्ट मार्शल कर देते हैं, तो वो सोचिए कितना बड़ा पतन उसके लिए हुआ। ऐसी चीजें बन जाती हैं। अष्टम भाव से पतन देख लेंगे, अष्टम भाव से ही हम पराजय देखेंगे, अष्टम भाव से जय देखेंगे। किसी चीज के बारे में कितना गूढ़ विचार आप रख सकते हैं, यानी इन्वेस्टिगेशन कितना गहराई तक आप कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन, किसी भी चीज का इन्वेस्टिगेशन, वो अष्टम भाव से देखेंगे। हमारा जो गुप्तांग है उसको यहीं से विचार किया जाएगा। अब चूंकि इसमें छठे में रोग ऋण शत्रु तीन शब्द प्रधान है, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रधान है वो सीधे सीधे इसको क्या बोलते हैं? मृत्यु। मृत्यु या अंत। कोई भी ग्रह जब अष्टम भाव में आएगा तो उसके कारकत्व में कमी आ जाएगी। ठीक है। अगर
चलिए ले लेते हैं किसी ग्रह को। हम यहाँ लेते हैं 9, 10, 11, 12। हम गुरु को ले रहे हैं अष्टम भाव में। गुरु इस कुंडली में द्वितीय भाव और पंचम भाव का स्वामी है। अब यहाँ 12 हुआ तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 कंप्लीट ही कर दिया। यहाँ पर गुरु है, गुरु अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अभी मैं सवाल फिर करूंगा। गुरु 2 भावों का स्वामी है। अष्टम भाव में जो ग्रह जाएगा उसके कारकत्व में कमी, संतान से सुख में इनको कमी आएगी। गुरु के द्वारा फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ में नहीं आएगा। ज्ञान गूढ़ रहेगा लेकिन व्यक्त करना नहीं आएगा। मैं बार बार बताता हूं कि अष्टम भाव एक गड्ढा है, नीचे का स्थान है। अगर आप नीचे गड्ढे में, पृथ्वी से 10 फीट नीचे गड्ढा है, उसमें बल्ब भी जलाएंगे तो रोशनी उसकी बाहर नहीं आ सकती। तो यहाँ पर जो ग्रह बैठा होगा उस ग्रह के कारकत्व से परेशानी आएगी। बृहस्पति है तो संतान से का कारक है, धन का कारक है, ज्ञान का कारक है। व्यक्ति ज्ञानी तो होगा लेकिन उसका ज्ञान समाज में वह व्यक्त नहीं कर पाएगा। He does not know how to express his ideas। अभी इस कुंडली की बात करते हैं। गुरु द्वितीय भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी होकर के बैठा हुआ। सवाल यह है कि गुरु अपने दोनों भावों में से किस भाव का फल ज्यादा नहीं दे पाएगा। किस भाव का फल ज्यादा बिगड़ेगा, दोनों का, लेकिन किसका ज्यादा बिगड़ेगा, दोनों भाव में से किसका फल ज्यादा बिगड़ रहा। इसलिए अनम्यूट करते हैं किसी को। सही जवाब देने वाले को हमारी तरफ से एक, जो स्कूल में प्लेट वगैरह इनाम दिया जाता था जब हम लोग 4-5 में पढ़ते थे, अच्छा गाना गाने पर, वही दूंगा। चलिए सुचेता जी अनम्यूट करिए। बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार। द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव का फल ज्यादा बिगड़ेगा। हाँ जी। रीजन आपको छठे भाव से ही क्लियर हुआ है, क्योंकि गुरु हाँ की जी। मूल त्रिकोण राशि कहाँ है, द्वितीय भाव में है। तो जी। अगर हम इस कुंडली के लिए विचार कर रहे हैं, मान लीजिए, तो हम पहले संतान पे उतनी समस्या नहीं बोलेंगे कि भैया आपको संतान नहीं होगी। संतान होने की संभावना है लेकिन धन वाली दिक्कत ज्यादा है। अगर यहाँ पे 9 नंबर की गिनती रही होती, 9, 10, 11, 12, तो बृहस्पति स्वाग्रही हो जाता। लेकिन मान लीजिए नहीं है, किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि यहाँ होती, किसी दूसरे ग्रह की मान लीजिए मूल त्रिकोण राशि यहाँ पे शुक्र का 7 नंबर होता, 7, 8, 9, 10, तब शुक्र यहाँ होता, तो शुक्र संतान वाला प्रभाव ज्यादा बिगाड़ता, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर। यानी अगर अष्टम भाव में जो ग्रह जा रहा है उसके मूल त्रिकोण राशि वाले भाव के फल में कमी आपको ज्यादा नजर आनी चाहिए, उसका ज्यादा अवलोकन करके बोलना है। इज दिस क्लियर? सुचेता जी मैं आपको म्यूट कर देता हूँ, अब अगले विषय पे चलेंगे। अब एक चीज और है, मृत्यु का विचार होता है, पतन का विचार होता है। ये जो है हमारी आयु है, लगन हमारा आयु है, और अष्टम जो है इसका उपभोग करने वाला है। ये हमारा शरीर है, शरीर की कोशिकाएं हैं जो निरंतर डेवलप होती हैं, और ये कोशिकाओं को, अष्टम भाव उन कोशिकाओं को खाने वाला है। ठीक है। अगर अष्टम भाव में, मतलब ये ऐसा नहीं है कि यही सूत्र देख के सिर्फ लगा देना है, अष्टम भाव में अगर जल्दी गोचर करने वाले ग्रह बैठे होते हैं तो उसमें आयु थोड़ा जल्दी जल्दी ढलती है। वहीं अगर शनि बैठा होता है, गुरु बैठा होता है, तो आयु थोड़ा धीरे धीरे ढलती है।
शुक्र होगा, मंगल होगा तो एवरेज रहेगा, दोनों के बीच में रहेगा, क्योंकि शुक्र मंगल इनकी गति जो है ना बहुत कम है, ना शनि और गुरु जैसा अधिक है। राहु और केतु अष्टम में होते हैं तो आयु लंबी तो दे सकते हैं, देते भी हैं अगर कुंडली में और खराब योग ना हो। आमतौर पे ये स्वास्थ्य को बिगाड़ते ही हैं। अष्टम में राहु केतु होते हैं तो व्यक्ति अपनी उम्र से थोड़ा ज्यादा दिखता है। अब ऐसा मत कहिएगा कि ये कुंडली मैंने देखी है उसमें राहु अष्टम में नहीं है और व्यक्ति अपनी उम्र से ज्यादा दिखता है। यहाँ पर मैं सिर्फ राहु केतु की बात, होगा तो दिखेगा, अन्य दूसरे योग से अन्य कुंडलियों में लागू हो सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी आयु से अधिक दिख रहा होगा, अष्टम में राहु केतु नहीं है तो कोई दूसरा योग होगा। यहाँ पर मैं सिर्फ अष्टम के राहु केतु की बात बता रहा हूँ। है तो व्यक्ति अपनी आयु से थोड़ा अधिक दिखता है और अक्सर बीमारियों का सामना करता रहता है। अब तीसरी चीज, अष्टम भाव में क्या विशेषता है देखिए। अष्टम भाव का स्वामी जहां जाएगा वहां परेशानी पैदा करेगा। अभी छठे भाव पे मैंने जो मूल त्रिकोण वाला कॉन्सेप्ट बताया था वह यहाँ भी लगेगा। यहाँ पर जिस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है वह अगर मूल त्रिकोण राशि का स्वामी होकर के अष्टमेश जिस भाव में बैठेगा उसका नुकसान ज्यादा करेगा। ठीक है, अपनी दूसरी राशि का स्वामी होकर बैठेगा तो भी करेगा, लेकिन मूल त्रिकोण राशि का स्वामी होकर के बैठने पे ज्यादा परेशानी पैदा करता है। द्वादश भाव पर आ जाइए, 12वां भाव। कोई भी ग्रह द्वादश भाव में जाएगा 12वें भाव में। 12वां भाव एक तो दूर का स्थान होता है, इसका नंबर सबसे अंत में आता है। जीवन में सबसे अंत में किसका नंबर आता है? मोक्ष का, मुक्ति का। मृत्यु नहीं है अंतिम। मृत्यु तो जब तक शरीर है तभी तक आएगी ना। मृत्यु के बाद की अवस्था क्या होती है? 12वां भाव होता है, अष्टम मृत्यु है। मृत्यु किसकी होगी बताइए? जो जीवित रहेगा उसी की होगी ना। तो जीवित रहने तक ही मृत्यु होगी। मरने के बाद शरीर तो वैसे है लेकिन जीवित नहीं है, तो वो मरने के बाद जो आत्म अवस्था है वो 12th हाउस है, यानी ये सबसे दूर है, ये सबसे लास्ट में जीवन में आता है। अब एक चीज और यहाँ पे देखिए, 12वां घर है। 12वें घर में कोई भी भाव का स्वामी जाएगा तो उसके सुख में देरी होगी, विलंब होगा। अच्छा, 8वें में मैंने नहीं बताया शुभ और क्रूर, इसको भी सुन लीजिए। जैसे छठे में मैंने बताया क्रूर ग्रह ज्यादा ठीक है, 8वें में क्रूर ग्रह ज्यादा ठीक नहीं है। शुभ ग्रह हो वही ठीक है, मतलब ग्रह ना हो तो वही ठीक है, अगर हो भी तो उसमें भी शुभ ग्रह ज्यादा ठीक है। शुभ ग्रह में अगर चंद्रमा हो तो वो बलवान हो, शुक्ल पक्ष का हो और राशि बल हो तब ठीक है। शुभ ग्रह होने से ये 8वां भाव जो है हमारी जीवन की आखिरी अवस्था है। किसी भी व्यक्ति के जीवन की आखिरी अवस्था कब आती है? बुढ़ापे में आए यह जरूरी नहीं है। किसी व्यक्ति की मृत्यु 45 साल में हो रही है तो वही 45 साल उसकी जीवन की आखिरी अवस्था हो गई। ठीक है, मनुष्य जीवन की आखिरी अवस्था क्या है? बुढ़ापा। लेकिन किसी एक व्यक्ति के लिए बात करेंगे तो वह जब मरेगा वही उसकी आखिरी अवस्था है। तो अष्टम भाव ये बता देता है कि मृत्यु के समय इनकी अवस्था कैसी रहेगी। अगर यहाँ पर ज्यादा क्रूर और पापी ग्रह हैं तो मृत्यु दुखदायी हो जाएगी। जब भी होगी आखिरी अवस्था लायक की, अष्टम भाव में क्रूर ग्रह पीड़ित अष्टम भाव स्वच्छ मृत्यु नहीं देता है। शुभ ग्रह होने पर मृत्यु दुखदायी नहीं रहती है। मृत्यु हमेशा दुखदायी होती है, मृत्यु कभी सुखदायी होती ही नहीं है। नहीं तो आप अपना वहां बृहस्पति देख के प्रसन्न हो जाइए कि हम तो ऐसे हंसते हुए और बर्गर खाते हुए मर जाएंगे।
मृत्यु हमेशा दुखदाई है। क्रूर ग्रह वाले में ज्यादा दुख मिल जाता है, शारीरिक पीड़ा बहुत मिल जाती है मरने से पहले। वहीं अगर शुभ ग्रह है तो वो शारीरिक पीड़ा के मामले की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा रिलीफ रहता है। तो यहाँ पे शुभ ग्रह यानी अष्टम भाव का पीड़ित ना होना, अष्टम भाव पे शुभ ग्रहों का प्रभाव होना, लास्ट स्टेज लाइफ की जो होगी उसको थोड़ा दुखदाई कम करेगा। यहीं पर मंगल बैठा हुआ है, नीच राशि में हो या पीड़ित हो, राहु की दृष्टि भी पड़ गई, अब इनकी मृत्यु बड़ी दुखदाई होगी। कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी ना जो बड़े दिन तक चलेगी, चुभोएगी, शरीर को तोड़ेगी, पूरे शरीर में लगेगा कि खून में आग लगी हुई है। ब्लड इतना इन्फ्लामेशन में रहेगा, क्या बोलते हैं, जलन को, बहुत दर्द तकलीफ दे सकता है। अगर शुभ ग्रह की भी दृष्टि हो जाएगी थोड़ा राहत हो जाएगा। तो अष्टम भाव से लास्ट स्टेज भी देखी जा सकती है, यानी यहाँ पे शुभ ग्रहों का होना ज्यादा ठीक है। अब अगर एक क्रूर और शुभ होगा तो मिला जुला। आमतौर पे राहु जब यहाँ होता है या केतु होता है तो व्यक्ति मृत्यु के पूर्व अपनी चेतना में नहीं रहता है, उसका सेंस नहीं काम करता है, या बेहोशी की हालत में रहे, पॉइजनिंग हो जाए, कुछ ना कुछ हो करके ब्रेन काम नहीं करेगा मृत्यु के पहले से ही, और ब्रेन नहीं काम करेगा तो दर्द का अनुभव भी नहीं होता। आमतौर पे राहु या केतु होने पर बीमारी भयंकर हो सकती है, मृत्यु का कारण कोई बड़ा भयंकर हो सकता है, लेकिन उसके कारण दर्द नहीं होता उस स्तर का। 12th हाउस में जो भी ग्रह जाएगा उस भाव से संबंधित फल में देरी हो, ठीक है। लग्नेश 12th में जाएगा तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास धीरे धीरे होगा, व्यक्ति अपने निवास स्थान से दूर जाएगा। द्वितीय भाव का स्वामी जाएगा तो धन का विकास धीरे धीरे होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि विकास बहुत अच्छा हो ही जाएगा, जो विकास उस कुंडली में होगा धन का ना, वह भी बहुत धीरे धीरे होगा। 1000पति बनने का योग होगा तो वो भी बहुत धीरे धीरे बनेगा। 3rd हाउस का लॉर्ड अगर जाएगा 12th हाउस में तो व्यक्ति यात्राएं खूब कर लेगा, और ये छोटे भाई बहनों का है, उनसे दूरी बना के रखेगा। 12वें भाव में जिस भाव का स्वामी जाएगा उस चीज से आपकी दूरी बनेगी। द्वितीय भाव किसका है, कुटुंब का है, परिवार का है, आपका जो कुटुंबी जन है उनका है, तो आपके कुटुंब से दूर कर सकता है, चाचा ताऊ इन लोगों से दूर करेगा। 3rd हाउस में छोटे भाइयों से दूर रख सकता है, थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल बिगाड़ सकता है। 4th भाव का हो करके गया तो परिवार से दूर या परिवार सहित मदरलैंड को छुड़वा देगा, जन्मभूमि को छुड़वाएगा। 5th का गया तो ऐसे में संतान आपकी दूर आपसे जाएगी बड़ी हो करके। बुद्धि विवेक थोड़ा स्लो प्रोसेसिंग में रहेगा। अब अगली चीज, अगर 6ठे भाव का स्वामी 8वें भाव का स्वामी 12वें में जाए, या 12वें 8वें का स्वामी 6ठे में आए, कुल मिलाकर के 6ठे 8वें और 12वें भाव के स्वामी इन्हीं तीनों भावों में होंगे तो उसको विपरीत राजयोग भी बोलते हैं। तो वहां पे हम विपरीत राजयोग कंसीडर कर लेंगे, यानी 6ठे का स्वामी 12वें में जाना अच्छा भी रहेगा। 7म का स्वामी जाएगा तो विवाह में देरी, लेट मैरिज वगैरह कराएगा। 8म का जाएगा 12th में तो राजयोग बनाएगा। 9म का जाएगा, 10म का, एकादश का जाएगा तो भाग्य आपका बाहर चला गया, विदेश जाइए, कर्म बाहर ले जाइए, आमदनी बाहर से हो जाएगी, ऐसे तमाम सारी चीजें बनेंगी। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज 12वें भाव की विशेषता में, 6ठे 8वें और 12वें में से ये जो 8वां और 12वां है इनमें क्रूर ग्रह का होना नहीं ठीक है, जबकि 6ठे में क्रूर ग्रह का रहना ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि इन दोनों भावों में क्रूर ग्रह नहीं ठीक है। अष्टम में क्यों नहीं ठीक है ये मैंने आपको बता दिया।
जो मृत्यु का समय होगा उसे दुखदाई कर देगा। 12th में क्या करेगा? 12th में क्रूर ग्रह वैवाह और वैवाहिक जीवन की बाधा उत्पन्न कर देगा। अगर एक चीज ऐसे जान लीजिए, अगर 12वें में शनि है, मंगल है, तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती ही होती है। 100 में से 95 कुंडलियों में मिल जाएगा। शेष कुंडलियों में मान लीजिए वो शुभ ग्रह के नौमांश में चला गया, पुष्कर नौमांश में हो गया, अच्छे भाग में स्थित है, तो एनालिसिस उसका करेंगे। लेकिन आमतौर पे अगर शनि मंगल 12वें में दोनों साथ में हो या दोनों में से कोई एक हो तो विवाह में देरी होगी। अब अगर मंगल है तो विवाह में देरी भी होगी, बाद में लड़ाई भी होगा, क्योंकि मंगल उग्र ग्रह है ना, उतावलापन है, लड़ाई झगड़े का कारक है। लेकिन शनि शांत रहने वाला ग्रह है, इसके अंदर उतावलापन नहीं है। तो शनि और मंगल, सूर्य भी होगा तो भी कमोबेश वैवाहिक जीवन में तनाव देगा। ये 12वां भाव जो होता है ये हमारा नींद का घर है, ये हमारा दिस इज आवर बेडरूम, हमारा शयन कक्ष है। तो अगर 12वां पीड़ित होगा, क्रूर ग्रह होगा, तो नींद में दिक्कत आएगी। पार्टनर के साथ में तालमेल बनाने में, ये है हमारा आपसी प्रेम का, रोमांस का, उसमें दिक्कत आएगी अगर क्रूर ग्रह बैठा हुआ। तो ये चीज इसलिए यहाँ क्रूर ग्रह ठीक नहीं है। शुभ ग्रह होगा तो क्या होगा? शुभ ग्रह भी बहुत ठीक नहीं है 12वें में। चंद्रमा अगर होगा तो ऐसे व्यक्ति का मन जीवन में शायद 50 चीजों में से 1-2 चीज में सेटिस्फेक्शन फील करे, आत्मसंतुष्टि नहीं मिल पाती है। टाइम टाइम पे अच्छे के बाद जीवन में बुरी घटनाएं रिपीट होंगी। अगर शुभ ग्रह में बुध होगा तो भी वही स्थिति है। बुध तो काल पुरुष की कुंडली में यहाँ नीच का भी तो हो जाएगा, 12वां भाव है, मीन राशि पड़ेगी। तो ऐसे में बौद्धिक कार्य जो है, व्यक्ति की जो मतलब बुद्धिमत्ता है वह उतनी अच्छी नहीं रह जाएगी, इंटेलिजेंसी जो है वो घट जाएगी। गुरु इन दोनों की अपेक्षा कम अशुभ है यहाँ पे। क्यों? इसका कारण मैं पूछूंगा कि चंद्रमा बुध की अपेक्षा गुरु थोड़ा कम अशुभ क्यों है? Someone of you will explain me, give me reason. स्वाति पांडे जी बताएंगे। अनम्यूट करिए स्वाति जी। सर कोशिश करूंगी पहले गुरुजी चरण स्पर्श आपको। और गुरु यहाँ पर इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा बिकॉज ये उसकी राशि होगी ना, 12वीं राशि गुरु की खुद की होती है, मीन राशि। काल पुरुष के अनुसार अपनी राशि में होगा, ठीक? जी हाँ, स्वराशि का हो जाएगा, तो वो अपने घर को क्यों उतना बिगाड़ेगा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रीजन, यह एक कारण है। दूसरा कारण ये है जी कि चंद्रमा और बुध जब होंगे तो जी इनकी जो पूर्ण दृष्टियां होंगी वो सिर्फ छठे भाव को देखेंगी। ओके। और जब गुरु होगा तो गुरु भी, कोई भी ग्रह होगा तो छठे को देखेगा ही देखेगा। लेकिन गुरु जब होता है तो वो पंचम भाव, ये चतुर्थ भाव पर भी उसकी 5वीं दृष्टि जाएगी ना। जी सर। 7 यहाँ गया, 8 9 यहाँ गया। तो गुरु की जो है छठे भाव पर एक दृष्टि, इसको अगर हम बुरा भी कंसीडर करें तो ये दृष्टि उसकी अच्छी है और ये दृष्टि अच्छी हो गई। और वहीं सिंगल दृष्टि वाला ग्रह जो है चंद्रमा बुध, उसकी दृष्टि ठीक नहीं हुई। क्योंकि जब हम किसी ग्रह का एनालिसिस करेंगे तो नॉट ओनली प्लेसमेंट बट आल्सो वी विल टेक द आई साइट, उसकी नजर भी देखेंगे कहाँ है। तो बृहस्पति जो है दृष्टि वाइज थोड़ा अच्छा हो जाएगा, काल पुरुष में अपनी राशि पाएगा, बुध काल पुरुष में नीच की राशि पाएगा, ये कारण बनता है। ठीक है, तो गुरु का होना अपेक्षाकृत ठीक है। लेकिन एक चीज और, गुरु जब यहाँ होता है, गुरु की क्या है, पुरोहित है, पंडित जी है, तो ऐसे व्यक्ति के बेडरूम में देवी देवताओं की मूर्ति या फोटो होती है।
ठीक है, इस बात की संभावना ज्यादा है। और ऐसा व्यक्ति थोड़ा प्रेम में और रोमांस में उतना ज्यादा निपुण नहीं रहेगा। मतलब यहाँ का बृहस्पति लव लाइफ में थोड़ा कोल्ड बनाता है जातक को। जब आप कुंडली विश्लेषण करेंगे ना तो ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे और क्लाइंट्स पूछेंगे और आप क्या कहेंगे, नहीं मैं इस पे नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बोलता। हाय राम, कैसी बात कर रहे हैं आप। ये सब कहने से काम थोड़े चलेगा, आपको नॉलेज तो सब रखनी पड़ेगी। भले ना आप एक्सप्लेन करिए, अब ऐसा मत करिएगा कि किसी की कुंडली आ गई 12वें में आपने बृहस्पति देख लिया तो पहले उनको यही बोल दीजिए भैया आप लव लाइफ में जो है रोमांस में बड़े जो है खट्टे खट्टे हैं, सुस्त सुस्त से रहते हैं। कुशल जी ऐसा ना बोल दीजिएगा, अपना जान लीजिए रहिए। अगर ऐसा कोई विषय उसकी तरफ से आता है, कंसर्न उसका है, तब आप उसको बताइए कि ये कारण है, ये ऐसा कर लीजिए इस ग्रह के कारण से। तो ये चीज देख लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारी कुंडलियां आती हैं जिसमें करेक्टर लोग जज करवाना चाहते हैं, पति कराएगा पत्नी का, पत्नी पति का। अब हम देख भी लेते हैं ऐसा, लेकिन हम वहां झूठ बोल देते हैं। क्या कह रहे हैं, अगर सही है तब तो चलिए हम भी प्रसन्न है कि हाँ नहीं गड़बड़ है, ठीक है। गड़बड़ ही हो तो अब क्या कह दें, गड़बड़ है हमारे कारण से किसी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो तो पहले तो मना कर देना चाहिए, फिर देखना है। तो गुरु यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा लव लाइफ में कोल्डनेस लाता है, क्योंकि यहाँ का गुरु व्यक्ति को मोक्ष दिलाता है। एक चीज जाने रहिएगा, गुरु इस लोक में नहीं उतना अच्छा दे रहा है तो परलोक में अच्छा दे देगा। अच्छा, कुछ लोग चाहते हैं दोनों मिल जाए, तो उसके लिए आप गुरु को छोड़ के शुक्र से संपर्क करिए। ये लोक और परलोक दोनों में अच्छा देता है। मोक्ष तो नहीं देगा लेकिन स्वर्ग देगा। गुरु जो होता है वो मुक्ति दिलाने का प्रयास करता है, जन्म मरण से निकालने का। लेकिन शुक्र इस जन्म में भोग भी देगा और मृत्यु के बाद स्वर्ग भी दे देगा, दोनों देने का प्रयास करता है। शुक्र यानी यहाँ पर अच्छा रहेगा। दृष्टि थोड़ी सी इसकी बिगड़ेगी छठे भाव पर जा करके, हर 10-12 साल पे कोई ना कोई स्त्री से झगड़ा बवाल विवाद कराएगा, 12 साल पे। अच्छा 12 साल में क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाइए। शुक्र अगर 12 में हो तो 10-12 साल पे 13 साल का जो सर्किल है 12-13 के आसपास का, उसमें किसी स्त्री से कुछ टेंशन प्राप्त होता है। वाई, क्योंकि यहाँ शुक्र जो है आखिरी राशि और आखिरी भाव में है, 12 में है, गुरु की राशि में है। गुरु की राशि में है ना, काल पुरुष की कुंडली में होगा किसी भी राशि में, लेकिन जब आप काल पुरुष देखेंगे तो मेष वृष ऐसे यहाँ कौन सी गिनती पड़ेगी, 12 गुरु की राशि है। तो जब गुरु एक बार पूरा राशियों का चक्र कंप्लीट करता है, उसको 12.5 से 13 साल लगभग जो भी लगेंगे, 13 साल के आसपास रखता है, कभी कभी बीच में अतिचारी होकर के जल्दी करता है। तब इसीलिए हर 12 से 13 साल में कोई ना कोई लेडीज का इशू बन जाता है। कोई लेडीज उसे गाली गुली देके चली जाएगी, धमका के चली जाएगी। हाँ, इसलिए क्योंकि 12 साल में गुरु राशि का एक चक्र पूरा करता है। बात समझ में आई ना, 12-13 का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है। लेकिन शुक्र अच्छा देता है, शुक्र यहाँ पर ठीक है। शनि की अगर हम बात करें तो शनि महाराज नहीं ठीक है। अच्छा, इस ठीक और खराब में भी अगर ग्रह अपनी राशि का है, स्वराशि का है, तो फल मिलेगा आपको। थोड़ा विलंब भले हो जाए लेकिन उसका सुख मिलेगा। 10 हो गया और 11 हो गया। अब शनि लग्नेश है और तब 12वें भाव में स्वराशि का है। अब विवाह में उतनी देरी नहीं होगी जितनी अन्य राशि में शनि के होने से हो सकती है। हो जाएगा विवाह, टाइमली हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन दूसरी राशि में होता तब देरी करा। सबसे ज्यादा दिक्कत तो तब देता है शनि या नीच का हो या उच्च का। शनि का एक फल समझ लीजिएगा, उच्च का शनि या नीच का शनि जीवन में बहुत ही ज्यादा
तपन पैदा करता, बहुत ज्यादा मेहनत करवाता है, स्ट्रगल देता है, मतलब वो दुख बहुत ज्यादा देता है, रिश्तों से दुख देगा, शरीर से दुख देगा, उच्च हो चाहे नीच हो। वो कहता है छोड़ो संसार, वैराग्य धारण करो। तो अगर यहाँ शनि उच्च का है तब विवाह में बहुत देरी होगी, नीच का है तो देरी होगी, पता चलेगा विवाह हो भी जाएगा, पत्नी छोड़ के चली जाएगी। अब अगर हम राहु की बात करें, राहु शनि जितना नहीं खराब है, लेकिन राहु यहाँ पर और केतु यहाँ पर अशुभ प्रभाव देते हैं। केतु जो है अगर यहाँ पर है तो वो भौतिक रूप से मतलब इस संसार में बुरा प्रभाव देगा, लेकिन मृत्यु के बाद वह भी मोक्ष की तरफ लेकर के जाएगा। गुरु और केतु दोनों का स्वभाव है मोक्ष देना। राहु यहाँ पर होने पर कुछ व्यक्ति को शेख चिल्ली टाइप बनाता है, व्यक्ति सपने अधिक देखता है और उसको पाने के लिए प्रयास कम करता है। अगर यह राहु यही नहीं किसी भी भाव में राहु बुध के घर का हो, शुक्र के घर का हो, शनि के घर का हो तो शुभ प्रभाव देता है। बुध शुक्र शनि के घर का राहु होगा तो यह राहु शुभ प्रभाव भी देगा। अब राहु यहाँ 10 नंबर की गिनती में 12वें भाव में हो तो इसका ज्यादातर फल पॉजिटिव ही रहेगा, अशुभ भी देगा, वो शेख चिल्ली वाला आदत तो रहेगा लेकिन कम रहेगा, लेकिन अन्य राशियों में ज्यादा बुरा देगा। वहीं केतु अगर है तो वह मंगल की राशि में और गुरु की राशि में अच्छा फल देगा, मंगल और गुरु। राहु हो गया, केतु हो गया, शनि को बता दिया, सूर्य भी वही गर्म ग्रह है तो दिक्कत देता है, चंद्रमा को बता ही दिया, बुध को। अब इस भाव का स्वामी जाए जहां पर उसको देख लेते हैं। वैसे 12वें भाव में क्रूर ग्रह होने पर अगर बिगड़ा हुआ है, अपनी राशि का नहीं है, तो हॉस्पिटल भी इसी भाव से देखते हैं, हॉस्पिटल का खर्चा भी यहीं से आता है, उस पे भी परेशानी आएगी। छठे भाव का स्वामी अगर किसी भी भाव में 12वें भाव का स्वामी किसी भाव में जाएगा तो कम हानि करेगा छठे भाव और 8वें भाव की अपेक्षा। खस्टेश जिस भाव में जाकर के दिक्कत पैदा करेगा, अष्टमेश पैदा करेगा, 12वें भाव का स्वामी उसकी अपेक्षा कम दिक्कत पैदा करेगा। इसमें सबसे अधिक क्रूर 8वां होगा, फिर छठा होगा, तब इसमें 12वां आएगा। ठीक है। अब 12वें भाव का स्वामी आ गया 10म भाव में, तो आपके कार्य और व्यवसाय का संबंध विदेश से जुड़ सकता है, जन्म स्थान से दूर स्थान पर जुड़ सकता है। गुरु है 12वें का स्वामी आ गया तो आप ऐसा संपर्क जोड़ सकता है। तो ये 6, 8, 12 के बारे में एक विश्लेषण था। 6, 8, 12 के बारे में, हर ग्रहों के फल के बारे में मैंने एक लंबा चौड़ा वीडियो बना के ऐप पे डाला है, बारी बारी से सभी ग्रहों का डाला है, तो आप लोग उसको देखेंगे तो 2-4 और नई बातें सीखेंगे वहां से। 6, 8, 12 का था। इसमें मूल कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई ग्रह 6, 8, 12 में है तो उसकी मूल त्रिकोण राशि जिस भाव में होगी वह भाव ज्यादा पीड़ित होगा। 6, 8, 12 का स्वामी अगर यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि पड़ी हुई है उस ग्रह की, तब वह ज्यादा दुष्ट प्रभाव देगा। इन तीनों भावों को मिला करके दुख स्थान बोलते हैं 6, 8, 12 को। ये 6, 8, 12 जीवन की पूरी माया है। अगर 6, 8, 12 निकाल दीजिए तब तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। अरे भाई ये शरीर हो गया, ये धन हो गया, ये आपका पराक्रम वीरता हो गई, सुख साधन सुविधा, संतान मिल गया, पत्नी मिल गई, भाग्य मिल गया, कर्म मिल गया, मनोकामना सिद्ध हो गई, ये तीनों निकाल दीजिए तब तो भाई स्वर्ग में पहुंच ही गए। हमको लगता है स्वर्ग कहते हैं कि वहां कोई दुख नहीं होता, वहां वाली कुंडली में ये 6, 8, 12 नहीं रहता होगा, रोग ऋण शत्रु नहीं रहते होंगे, पतन नहीं रहेगा, हॉस्पिटल वगैरह नहीं रहेगा। तो 6, 8, 12 ही भगवान की पूरी माया है। कर्ज होगा तो व्यक्ति कर्ज निपटाने के लिए परेशान रहेगा, रोग होगा उससे लड़ेगा, समस्याएं रहेंगी, उन्हीं समस्याओं को सुलझाने में ही तो पूरा जीवन बीतता है। ये हमारा पूरा जीवन कैसे बीतता है, समस्याओं को सुलझाने में ही।
2-4 साल के लिए निश्चिंत है, पता चला फिर बच्चे के पढ़ाई का खर्चा आया, उस पे टेंशन हुआ, फिर विवाह का हो गया, ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा। बहुत से लोगों को तो अभी इसमें अपने ही विवाह का टेंशन है, अभी उसी से स्ट्रगल कर रहे हैं।